हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी टेट 2026 के लिए पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? आपको सही क्रम बताना है। ठीक है, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, या फिर उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, या फिर ऑप्शन डी उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। तो कौन सा क्रम सही है आपको बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। ठीक है, आपको याद रखना है। उत्पादक के बारे में बात करें तो हरे पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं जो सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन यानी कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऊर्जा सबसे पहले इसी स्तर में आती है। बात करें उपभोक्ता की तो वे जीव जंतु होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि अपने पोषण के लिए उत्पादकों यानी कि पेड़ पौधों या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, बात करें अपघटक की तो आपको याद रखना है वे जीव जो मृत पौधे, मृत जीवों तथा जैविक अपशिष्टों को सरल पदार्थों में विघटित करते हैं, उन्हें अपघटक कहते हैं। ठीक है, जैसे जीवाणु, कवक आदि। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में, बांदीपुर नेशनल पार्क में, या गिर नेशनल पार्क में? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, आपको याद रखना है भारतीय गैंडे या एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है जो असम राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तो आपको याद रखना है उत्तराखंड राज्य में स्थित है और टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यहीं से हुई थी, आपको याद रखना है। बात करें बांदीपुर नेशनल पार्क की तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और हाथियों और बाघों के लिए जाना जाता है। ठीक है, बात करें गिर नेशनल पार्क की तो आपको याद रखना है ये गुजरात में स्थित है और एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। वे वायुमंडलीय गैसें जो सूर्य की ऊष्मा को सोख लेती हैं और पृथ्वी को गर्म रखती हैं ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पे पूछा गया है कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है, तो प्रश्न के अनुसार जो सही आंसर होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वो कौन सी हैं? वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का प्रयोग, या फिर उपयुक्त सभी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, इन मानवीय गतिविधियों से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण जैसी घटनाएं पर्यावरण में होती हैं जिससे सभी जीव जंतु प्रभावित होते हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? सार्वजनिक काल, विशेष अधिकार काल, शून्य काल, या प्रश्नकाल? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी प्रश्नकाल। ठीक है, लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। ठीक है, बात करें शून्यकाल की तो आपको याद रखना है ये प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। इसमें सांसद बिना पूर्व सूचना के जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दे उठा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 में पूछा है, यूफॉर्बिएसी फैमिली की फसल कौन सी है जो बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? जेट्रोफा, कैडल नट ट्री, कॉपर लीफ, या सर्पगंधा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेट्रोफा। ठीक है, जेट्रोफा यूफॉर्बिएसी फैमिली की फसल है जिससे बायोडीजल उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में पूछा है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, यकृत, या अग्न्याशय? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी कि यकृत है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसमें पित्त रस का निर्माण होता है जो पित्ताशय में सांद्रित एवं जमा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में पूछा है, एलिफेंटा द्वीप
अवस्थित है? आपको बताना है एलिफेंटा द्वीप कहाँ पे स्थित है? गोवा तट में, मुंबई तट में, कच्छ तट पे या फिर गंगा डेल्टा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र में अरब सागर के मुंबई बंदरगाह के पास स्थित है। ठीक है, ये अपनी एलिफेंटा गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मुंबई तट। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9 में पूछा है रेड डाटा बुक में सम्मिलित है विलुप्त हो रहे जीव, सुवेद जीव, आपत्तिग्रस्त जीव या फिर इनमें से सभी? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, रेड डाटा बुक में विलुप्त हो रहे जीव, सुवेद जीव, आपत्तिग्रस्त जीव सभी शामिल होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। रेड डाटा बुक IUCN द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? कंपास, डाउन्स, प्रेरीज या पंपास? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, कंपास। ठीक है, कंपास उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जो मुख्य रूप से ब्राजील यानी कि दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें डाउन्स की तो ये ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान है। ठीक है, बात करें प्रेरीज की तो ये उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान हैं। बात करें पंपास की तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित घास के मैदान हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है ऊर्जा का पिरामिड होता है। आपको बताना है ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा, उल्टा, अनियमित या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में जब ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है तो हर स्तर में 90% ऊर्जा नष्ट हो जाती है और केवल 10% ऊर्जा ही आगे पहुंच पाती है। ठीक है, इसे 10% ऊर्जा का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 12 में पूछा है WHO का मुख्यालय अवस्थित है। आपको बताना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, न्यूयॉर्क में, सिडनी में, जिनेवा में या नागासाकी में? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा WHO का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? लवक, रिक्तकाएं, तारककाएं या सेल्यूलोज कोशिका भित्ति? यहाँ पे क्या पूछा गया है? कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तारककाय या सेंट्रोसोम। ठीक है, ये पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14 में पूछा है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या 22 दिसंबर? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। इस दिन मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है, जिस कारण दिन लंबा और रात छोटी होती है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 15 में पूछा है भूकंप मापा जाता है बोफोर्ट पैमाने में, डेसिबल में, न्यूटन में या रिएक्टर पैमाने में? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भूकंप मापा जाता है सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से रिएक्टर पैमाने में। ठीक है, तो भूकंप मापा जाता है रिएक्टर पैमाने में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। डेसिबल में क्या नापा जाता है? तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। न्यूटन में क्या मापा जाता है? तो न्यूटन में बल को मापा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 16 में पूछा है सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी बम्बई से थाने के बीच, कलकत्ता से अलीपुर के बीच, बम्बई से पुणे के बीच या फिर कलकत्ता से दमदम के बीच? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बम्बई से थाने के बीच। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। भारत में पहली ट्रेन 1853 में बम्बई से थाने के बीच चलाई गई थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 17 में पूछा है निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया या फिर मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू या फिर HIV एड्स, हैजा, डेंगू? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं HIV एड्स वायरस जनित रोग है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। HIV एड्स यहाँ पे ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड और हैजा ये कैसे होते हैं? दूषित पानी
पानी और दूषित भोजन से होते हैं, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय है, ठीक है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 18 में पूछा है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जब आपसे क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाए तो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। लेकिन दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, राजस्थान, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 19 में पूछा है, इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है? पाठ में दिए गए प्रश्नों को बच्चों से हल करवाना, पाठ में दी गई नवीन शब्दावलियों की व्याख्या करना, बच्चों को पाठ में दिए गए चित्र बनाने को कहना, या फिर बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकनों को दर्ज करना। यहाँ पे क्या रचनात्मक आकलन की बात हो रही है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकनों को दर्ज करना, ठीक है। रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को जानना है। जब बच्चे खुद क्रियाकलाप करते हैं तो वो अपने अनुभवों का प्रयोग करते हैं, जिससे शिक्षक उनके ज्ञान और समझ को सही आकलन कर पाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 20 में पूछा है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? 45 वर्ष, 50 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको याद रखना है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 21 में पूछा है, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? आर्सेनिक, पारा, कैडमियम या उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, मीना माता रोग पारा यानी कि मरकरी से प्रदूषित मछलियों को खाने से होता है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें आर्सेनिक की, तो आपको याद रखना है आर्सेनिक के कारण ब्लैकफुट रोग होता है, ठीक है। बात करें कैडमियम की, तो कैडमियम के कारण इटाई नामक रोग होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 22 में पूछा है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस स्थान पर हुआ है? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ओजोन परत का सबसे बड़ा छेद या अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव के ऊपर देखा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 23 में पूछा है, तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। पृथ्वी के अंदर भौमजल मौजूद अत्यधिक गर्मी या तप्त जल से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें नाभिकीय ऊर्जा की, तो नाभिकीय विखंडन से प्राप्त होती है नाभिकीय ऊर्जा। बात करें सौर ऊर्जा की, तो सूर्य की किरणों से हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 24 में बात करते हैं। 24 में पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? हीलियम को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को या ऑक्सीजन को। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पेड़ पौधे और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 25 में पूछा है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, इंग्लैंड, रूस या आयरलैंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। बात करें आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं और अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 26 में पूछा है, मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार की सेलों का निर्माण होता है? कायानांतरित सेल, अवसादी सेल, आग्नेय सेल या हेलाइट सेल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आग्नेय सेल, ठीक है। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय सेल का निर्माण होता है। आग्नेय सेल कौन सी होते हैं? ग्रेनाइट, बेसाल्ट आदि, ठीक है। बात करें कायानांतरित सेल की, तो आपको याद रखना है अत्यधिक ताप और दाब के कारण अवसादी सेल अपना रूप बदल लेती हैं, तो इन्हें कायानांतरित सेल कहते हैं, ठीक है, जैसे संगमरमर। बात करें अवसादी सेल की, तो आपको याद रखना है हवा या पानी द्वारा जमा किए गए तलछटों या मलबे की परतों के दबने से बनती हैं, जैसे बलुआ पत्थर आदि, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आग्नेय सेल। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 27 में पूछा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 16 सितंबर को, 5 जून को या 11 जुलाई को। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें 1 दिसंबर की,
तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। बात करें 16 सितंबर की तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। बात करें 11 जुलाई की तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा 5 जून। बात करें प्रश्न नंबर 28 की, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी, बुध, मंगल, शुक्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका किस ग्रह को लाल ग्रह, यानी कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। ठीक है, इस कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को कैसा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पानी यानी कि जल अधिक है। ठीक है, बुध को क्या कहा जाता है? तो बुध सबसे नजदीक है सूर्य के और सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, बात करें शुक्र की तो इसे भोर का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 29 में पूछा है, कर्क रेखा है 23 डिग्री या 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ या 23.5 डिग्री साउथ। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर। ठीक है, आपको याद रखना है भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री पे स्थित है कर्क रेखा। ठीक है, जो भारत के बीचों बीच से जाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 23 में पूछा है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन, अंडा उत्पादन, दुग्ध उत्पादन या तिलहन उत्पादन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, आपको याद रखना है। ठीक है, बात करें मत्स्य उत्पादन तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है नीली क्रांति से। ठीक है, बात करें तिलहन उत्पादन, इसका संबंध किससे है? पीली क्रांति से है। बात करें अंडा उत्पादन तो इसका संबंध रजत क्रांति से है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 30 प्रश्न ईवीएस के हल करे हैं। 30 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है।